अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है फाइल सिस्टम इंटरफेस। बेसिकली फाइल सिस्टम is the most visible aspect of an operating system। यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल सिस्टम आपका बड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है डाटा की स्टोरेज के लिए और डाटा को एक्सेस करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर। फाइल सिस्टम आपका दो डिफरेंट पार्ट्स पे मुश्तमिल है। पहला, कलेक्शन ऑफ फाइल्स। हर एक के अंदर, आपकी हर फाइल के अंदर रिलेटेड डाटा स्टोर है। हम समझते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कोई भी डाटा विदाउट एनी फाइल स्टोर नहीं किया जा सकता। जब भी जिस भी फॉर्मेट के डाटा की बात होगी उसमें आपका कोई ना कोई फाइल एग्जिस्ट करेगी। ये यूं कहें कि फाइल एक सबसे छोटा लॉजिकल स्पेस है डाटा को स्टोर करने के लिए। जिस यूजर पर्सपेक्टिव से अगर बात करें कि अगर किसी ने एक कैरेक्टर भी स्टोर करना है तो डेफिनेटली उसको किसी न किसी फाइल फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा जो फाइल सिस्टम का पार्ट है वो आपकी स्ट्रक्चर है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जो रिकॉर्ड मेंटेन रखता है कि कौन सी फाइल कहाँ पे किस फॉर्मेट में स्टोर की गई है। हमारा आज का लेक्चर इसी फाइल सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें हम थोड़ा डिटेल के साथ फाइल के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, एक्सेस मेथड्स डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम फाइल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि फाइल क्या चीज़ है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसके अलावा फाइल का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद एक्सेस मेथड्स, फिर डिस्क एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, फाइल सिस्टम माउंटिंग, फाइल शेयरिंग और एंड पे फिर प्रोटेक्शन। ये सबसे पहले फाइल है क्या चीज़। हमारा जो कंप्यूटर है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है डिफरेंट किस्म के स्टोरेज मीडिया पर। सपोज मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप्स हैं, ऑप्टिक डिस्क, हार्ड डिस्क, डिफरेंट किस्म की दूसरी जो आपके फ्लैश ड्राइव, यूएसबी, इस तरह से। तो सिस्टम आपका कंप्यूटर सिस्टम विल बी कन्वीनियंट टू यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम a uniform logical view of stored information। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को ऑब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करता है किसी भी डाटा का इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। अब फाइल्स को फिजिकल डिवाइसेस के ऊपर मैप आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल क्या है? अ फाइल इज अ नेम कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर रिकॉर्ड की गई है। नेम कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यूजर पर्सपेक्टिव से बात करें तो स्मॉलेस्ट अलॉटमेंट ऑफ लॉजिकल सेकेंडरी स्टोरेज, जो सबसे छोटा डाटा का या लॉजिकल स्पेस का आपको कंपोनेंट दिया गया उसको हम फाइल कहते हैं। डाटा फाइल्स आपकी न्यूमेरिक हो सकती हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बाइनरी फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट फाइल्स हो सकती हैं, या फिर रिजिडली फॉर्मेटेड हो सकती हैं। ये सारी की सारी चीजें हम जानते हैं। एक किसी इंफॉर्मेशन, किसी फाइल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, हमने कहा कि न्यूमेरिक हो सकती हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, बाइनरी हो सकती हैं। अब इन इंफॉर्मेशन को डिफाइन कौन करता है? फाइल का क्रिएटर, जो फाइल को क्रिएट कर रहा है। डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है।
सोर्स या एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स हो सकते हैं, न्यूमेरिक टेक्स्ट डेटा हो सकता है, फोटोज हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकता है, वीडियो और डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर हो सकती है। जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको डिफाइन कौन कर रहा है? फाइल क्रिएटर। अब कोई भी फाइल एक सर्टेन डिफाइंड स्ट्रक्चर रखती है जो कि उसकी टाइप पे डिपेंड करता है। सपोज आप कहते हैं जी कि एक टेक्स्ट फाइल है, वो सीक्वेंस ऑफ करैक्टर होगा जिनको एक लाइन में ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर सोर्स फाइल है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस होंगी जिसमें से हर फंक्शन फर्दर ऑर्गेनाइज किया गया है एज डिक्लेरेशन और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स में। अगर एग्जीक्यूटेबल फाइल की बात करें तो सीरीज ऑफ कोड है जो कि आपका लोडर मेमोरी में लोड कर सकता है। तो इस तरह से हर फाइल की अपनी एक टाइप और उस टाइप के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है जी किसी फाइल के कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द फाइल नेम। फाइल नेम क्यों रखा गया है? किसी भी फाइल की कन्वीनियंटली यूज करने के लिए, यूजर के लिए आप किसी भी फाइल को नेम से आइडेंटिफाई करते हैं। यूजर के लिए नेम प्रोवाइड किया जाता है। अब नेम क्या है? स्ट्रिंग है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है जी। उसके बाद आपका आ गया आइडेंटिफायर। किसी भी फाइल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए टिपिकली एक नंबर आइडेंटिफाई किया जाता है। एक नंबर के साथ आप किसी फाइल को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कहते हैं। उसके बाद आ गया जी टाइप्स, नीडेड फॉर सिस्टम दैट सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स। तीसरा एट्रीब्यूट जो किसी फाइल का होगा वो उसकी टाइप है। टाइप से मुराद वो टेक्स्ट की फाइल है, वो आपकी डॉक की फाइल है, पीडीएफ की फाइल है। असल में टाइप उस फाइल का स्ट्रक्चर बता रही होती है कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर की जा सकती है, किस तरह का डेटा का फॉर्मेट क्या होगा। उसके बाद आपकी अगला एट्रीब्यूट किसी फाइल का आगे उसकी लोकेशन क्या है। पॉइंटर टू अ डिवाइस एंड टू द लोकेशन ऑफ द फाइल इन दैट डिवाइस। कि आप किसी फाइल लोकेशन क्या है जी कि आप एक पॉइंटर आपका अवेलेबल है जो किसी फाइल की डिवाइस के ऊपर लोकेशन बता रहा है। उसका साइज, करंट फाइल साइज कितने बाइट्स की है, कितने मेगाबाइट्स की है, किलोबाइट्स की है। उसके बाद अगला जो है वो प्रोटेक्शन है, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं एक्सेस कर सकता, सिर्फ रीड ओनली है, राइट ओनली है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये भी आपके फाइल के एट्रीब्यूट में आता है। उसके बाद टाइम, डेट एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन, ये भी आपके प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी और यूजर मॉनिटरिंग के लिए है कि कब इसको क्रिएट किया गया, कब इसको अपडेट किया गया, किसने अपडेट किया। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको ये वाली इंफॉर्मेशन आपकी फाइल के एट्रीब्यूट्स में आती है। इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स आर केप्ट इन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। जो भी आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है किसी फाइल के बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो आपकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में की जा सकती है। मैनी वेरिएशंस, इसके अलावा कुछ और भी आपके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जैसे फाइल चेकसम की यहाँ पे बात की गई है। फाइल चेकसम क्या है कि आप किसी फाइल की सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए चेकसम यूज किया जाता है कि आप देखना चाहते हैं कि सिमिलर फाइल आपकी एक जगह से दूसरी जगह सपोज ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई। फाइल का चेकसम कंप्यूट किया जाता है। ये कोई एक फंक्शन है, मैं अभी ऐसे बताऊंगा, एक फंक्शन है कि किसी फाइल का चेकसम कंप्यूट करता है। उसके बाद इवन अगर आपका एक डॉट और सेमीकोलन में भी फर्क है फाइल के अंदर, तो डेस्टिनेशन पे आपका जो चेकसम कंप्यूट होगा वो आपका सिमिलर नहीं होगा आपके सोर्स के चेकसम के साथ। तो वहां से आप किसी भी फाइल की सिक्योरिटी के लिए इसको यूज कर सकते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पे सोर्स फाइल थी, उसको आपने किसी एल्गोरिदम से गुजारा तो उसका एक
चेकसम कंप्यूट हो गया, ठीक है जी, जिसको मैं यहाँ पे CS कह रहा हूँ, चेकसम कंप्यूट हो गया। आपने इसको नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, ये आपका सोर्स एंड है, ये आपका डेस्टिनेशन एंड है। डेस्टिनेशन एंड के ऊपर आपकी जो फाइल रिसीव हुई, उस फाइल को हमने फिर एक प्रोसेस से गुजारा, एक फंक्शन से गुजारा। यहाँ पे हम डिटेल नहीं पढ़ रहे कि चेकसम क्या है, वो फिर इस फाइल का चेकसम कंप्यूट करेगा। अब अगर आपकी इवन एक डॉट का भी फर्क आया है यहाँ पे फाइल के अंदर, फाइल में जरा सा भी डिफरेंस है, तो ये वाला चेकसम इस चेकसम के इक्वल नहीं होगा। तो आप इस तरह से सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग, ये भी एक चेकसम भी एक एट्रीब्यूट हो सकता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ पे स्टोर की जाती है, डेटा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक फाइल, मैकिन्टॉश की एक फाइल दिखाई गई है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसमें अगर मैं यहाँ पे, ये किसी एक फाइल के एट्रीब्यूट सारे के सारे बताए गए हैं। 11.txt काइंड उसकी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, साइज बताया गया है, उसकी लोकेशन बताई गई है कि किस लोकेशन पे ये एग्जिस्ट कर रही है, ये कंप्लीट लोकेशन है उसकी। उसके बाद क्रिएटेड कब हुई, मॉडिफाइड कब हुई, लेबल्स उसके, नेम्स एंड एक्सटेंशन। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स आपके किसी एक फाइल के साथ अटैच हो सकते हैं, जिनको हम नॉर्मली देखते रहते हैं, उनके साथ हम डील करते रहते हैं। नेक्स्ट आपका है फाइल ऑपरेशन। फाइल इज एन ऑब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ऑब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप से मुराद कि फिजिकली या इंटरनली क्या है, इसको यूजर से हाइड करना, यूजर के लिए वो जो भी स्ट्रक्चर हो वो एक सिंपल फाइल है। अब फाइल के ऊपर जो फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, उनमें से 6 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि किसी फाइल के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट किस्म की सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड करता है, क्रिएट, राइट, रीड, रिपोजिशन, डिलीट एंड ट्रंकेट लिस्ट। हम इन सारे 6 के 6 ऑपरेशंस को बारी बारी करके देखेंगे। सबसे पहले क्रिएट अ फाइल। किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए आपको 2 स्टेप्स रिक्वायर्ड, जरूरी स्टेप्स जो है, मैंडेटरी स्टेप्स होते हैं। पहला ये कि आपने वो स्पेस बतानी है कि कहाँ पे फाइल क्रिएट की जाएगी, क्या स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। स्पेस इन द फाइल सिस्टम मस्ट बी फाउंड फॉर द फाइल। आपकी फाइल के लिए सिस्टम में स्पेस अवेलेबल हो। उसके बाद एंट्री फॉर द न्यू फाइल मस्ट बी मेड इन द डायरेक्टरी। मैंने कहा कि सारी की सारी फाइल्स का रिकॉर्ड आपका डायरेक्टरी में रखा जा रहा होता है। सपोज आप कहते हैं कि ये आपके पास एक लिस्ट मेंटेन हुई है जिसमें हम फाइल्स का डाटा स्टोर कर रहे हैं। सब इसके अंदर आपने 2 इंफॉर्मेशन रखी हुई हैं। अभी के लिए मैं कहता हूँ, आप कहते हैं जी कि फर्स्ट में आप रखते हो फाइल नेम, फर्स्ट कॉलम में फाइल नेम और दूसरे कॉलम में आपका आ जाता है आइडेंटिफायर नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले ये आपका टेबल है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो भी फाइल नई क्रिएट की जाएगी उसको उसकी एंट्री इस फाइल में होगी। तो 2 काम आपको, 2 स्टेप्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं क्रिएट फाइल के लिए। एक आपकी स्पेस अवेलेबल हो, दूसरा आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में एंट्री उसकी हो। दूसरा ऑपरेशन जो बेसिक ऑपरेशन, राइट एट राइट पॉइंटर लोकेशन। फाइल के अंदर आपका एक पॉइंटर मेंटेन किया जाता है जो कि बताता है कि किस पॉइंट पे आपने डाटा राइट करना है। हम एक सिस्टम का करते हैं जो कि 2 इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करता है, 2 तरह की इंफॉर्मेशन देता है, नेम ऑफ द फाइल एंड द इंफॉर्मेशन टू बी रिटन टू द फाइल। फाइल का नाम क्या है और इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे रखनी है। अब जब आप किसी फाइल का नेम देते हैं तो डायरेक्टरी
स्ट्रक्चर के अंदर से उस फाइल का आइडेंटिफायर ढूंढा जाता है और उस फाइल का पाथ सपोज अगर आपने वहां से दिया वो सर्च किया जाता है। System must keep a right pointer to the location in the file where the next write is to take place. फाइल के अंदर आपका एक राइट पॉइंटर है जो कि आपको बताएगा कि जो नई इंफॉर्मेशन है आपने फाइल के अंदर किस जगह पे राइट करनी है। इसी तरह से जो अगला आपका बेसिक ऑपरेशन है वो रीड अ फाइल का है। We use a system call जो कि स्पेसिफाई करता है द नेम ऑफ द फाइल and where the next block of the file should be put. आपको जिस फाइल को रीड करना है उसका नाम चाहिए, ठीक है जी। दो चीजें यहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड है, एक जिस फाइल को रीड करना है उसका नाम और दूसरा किस मेमोरी में रीड करके आपने डाटा रखना है। नॉर्मली हम रीड फाइल ऑपरेशंस के अंदर देखते हैं कि हम बफर्स सेट करते हैं पहले जहाँ पे डाटा रीड किया जाएगा। अब दोबारा से फिर आपकी डायरेक्टरी सर्च की जाती है एसोसिएटेड एंट्री को सर्च करने के लिए, और उसके लिए जैसे यहाँ पे आपके पास राइट पॉइंटर था, जब अगर किसी फाइल में सपोज आपकी ये फाइल है उसमें डाटा रीड किया जा रहा है तो आप एक पॉइंटर मेंटेन करेंगे जो कि रीडिंग पोजीशन को या करंट पोजीशन को बता रहा होगा। Once the read has taken place, the reader point is updated. जब आपने को रीड कर लिया तो आपका रीडर पॉइंट अपडेट हो जाएगा। अब नॉर्मली कोई प्रोसेस या फाइल से रीड कर रहा होगा या फाइल पे राइट कर रहा होगा, तो उसके लिए पर प्रोसेस आपका करंट फाइल पोजीशन पॉइंटर ही लिया जाता है जो कि आपको रीड के लिए भी काम करता है और राइट के लिए भी काम करता है। सेम पॉइंटर से आप रीड और राइट का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा आपका जो एट्रीब्यूट है और सॉरी ऑपरेशन है जो फाइल पे परफॉर्म किया जा सकता है वो है रीपोजिशन विद इन द फाइल। द डायरेक्टरी सर्च फॉर द अप्रोप्रिएट एंट्री, और आपका करंट फाइल पोजीशन पॉइंटर जो है वो आपका रीपोजिशन किया जाता है टू ए गिवन वैल्यू। पोजीशनिंग विद इन द फाइल को सीक का ऑपरेशन भी कहा जाता है कि आप करंट फाइल पोजीशन पॉइंटर पे जाते हो और उसको नई वैल्यू असाइन कर देते हो। डेफिनेटली आप किसी एक फाइल में रीपोजिशनिंग करना। आगे आपका डिलीट का ऑपरेशन है। टू डिलीट अ फाइल हम फिर से डायरेक्टरी सर्च करते हैं जो कि आपकी नेम फाइल है, एसोसिएट डायरेक्टरी एंड जो भी फाइल आपने डिलीट करनी है उसकी एसोसिएटेड आपने एंट्री जब देख ली, हम उसको उस फाइल की तमाम तर स्पेस को रिलीव कर देते हैं फाइल स्पेस, ताकि वो दूसरी फाइल से यूज की जा सके, और उस फाइल की एंट्री डायरेक्टरी से अरेज कर दी जाती है। अब ट्रंकेट क्या है? सपोज आप चाहते हो कि फाइल एग्जिस्ट करे लेकिन उसके अंदर कंटेंट कोई ना हो, आप कंटेंट अरेज करना चाह रहे हैं किसी फाइल का, लेकिन फाइल का स्ट्रक्चर, फाइल के बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप रखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपका ट्रंकेट का फंक्शन है कि आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी अनचेंज रहेगी फाइल की जब आप ट्रंकेट के सिस्टम का यूज करते हो, बजाय इसके कि आपकी फाइल का साइज जो है वो अब कम हो जाएगा क्योंकि उसमें डाटा कोई नहीं है। डेफिनेटली आपकी फाइल का साइज कम हो जाएगा। तो ये आपके 6 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि किसी फाइल के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब कुछ और कॉमन ऑपरेशंस हैं। appending new information to the end of an existing file and renaming the existing file। अब इस तरह के जो प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं
कंबाइन किए जा सकते हैं टू परफॉर्म अदर फाइल ऑपरेशंस, यानी कि इन बेसिक ऑपरेशंस को हम कंबाइन करके दूसरे जो आपके बेसिक दूसरे डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस उनको परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आपने अपेंड करना है, आपने रीनेम करना। सपोज आप अपेंड की बात करते हैं तो हम पहले फाइल को रीड करेंगे, करंट पोजिशनर को जहाँ पे डेटा राइट करना चाह रहे वहां जाके लेके जाएंगे, फिर उसके ऊपर राइट का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे आपके नॉर्मली जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो आपको सारी की सारी फाइल नेम के से आप सारी की सारी डायरेक्टरी को सर्च करते हैं ताकि आप एसोसिएटेड जो एंट्री है उसको सर्च कर सकें। इस कांस्टेंट सर्चिंग को अवॉइड करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स आपके ओपन सिस्टम कॉल यूज करते हैं, यानी कि ओपन की सिस्टम कॉल यूज की जाती है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेबल मेंटेन करता है जिसको ओपन फाइल टेबल हम कहते हैं, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है ओपन फाइल से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे आपको एक ओपन FI की सिस्टम कॉल दिखाई गई है कि आपने फाइल आया ओपन करनी है, सर्च द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑन डिस्क फॉर एंट्री FI एंड मूव द कंटेंट ऑफ एंट्री टू द मेमोरी। आपने स्ट्रक्चर में से FI की जो भी एंट्री है उसको सर्च किया डायरेक्टरी में से और फिर आपने उसको मूव किया मेमोरी में। इसके बाद दूसरी सिस्टम कॉल, जब आपने किसी फाइल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया तो उसके बाद आपकी दूसरी सिस्टम कॉल क्या है जी, क्लोज की सिस्टम कॉल है। क्लोज की सिस्टम कॉल क्या करती है कि जो आपकी ओपन फाइल है उसको क्लोज कर दिया जाता है ताकि दोबारा ये वाली मेमोरी में स्पेस दूसरी की फाइल कर लिया जा सके। मूव द कंटेंट ऑफ एंट्री FI इन मेमोरी टू डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑन द डिस्क। तो मेमोरी में होती है उसको डिस्क में भेज दिया जाता है। तो कोई भी बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आपको ओपन की सिस्टम का मस्ट देना पड़ती है। अब सेवरल पीसेस ऑफ डाटा आर नीडेड टू मैनेज ओपन फाइल्स। अब डिफरेंट किस्म की आपकी ओपन फाइल्स से रिलेटेड जो डाटा है उसको मैनेज करना, तो इसके लिए आपका क्या है, ओपन फाइल टेबल। जो भी फाइल ओपन होगी उसकी एंट्री आपकी ओपन फाइल टेबल में जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास दो किस्म के ओपन फाइल टेबल हो सकते हैं, पर प्रोसेस और सिस्टम वाइड। दो किस्म के आपके ओपन फाइल टेबल सिस्टम मेंटेन करता है, एक आपका है पर प्रोसेस टेबल और एक आपका सिस्टम वाइड टेबल। नॉर्मली आपके किसी एक पर्टिकुलर फाइल को एक से ज्यादा प्रोसेसेस एक्सेस कर सकते हैं। सपोज आपने एक से ज्यादा एप्लीकेशन रन की हुई है, जो कि आपके पास ये एक फाइल है, इसको डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस एक्सेस कर सकते हैं। अब हर प्रोसेस के पास एक अपना टेबल होगा। सपोज आप कहने के पर प्रोसेस ओपन टेबल, जिसमें इस प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा कि इसने कौन कौन सी फाइल को ओपन किया हुआ है। ठीक है जी। एक आपका सिस्टम वाइड टेबल होगा जो कि इस प्रोसेस को आगे मैप करेगा सिस्टम लेवल पे आपके कितने प्रोसेसेस ओपन हुए हुए हैं। सपोज हम कहते हैं कि ये आपका सिस्टम वाइड टेबल है। ठीक है जी। इस प्रोसेस ने इस फाइल को ओपन किया, इसके अपने लोकल इंफॉर्मेशन में भी आ गया जिसको हमने पर प्रोसेस टेबल कहा है, और यहां से इंफॉर्मेशन आपकी मैप हुई सिस्टम वाइड टेबल में। ठीक है जी। तो इस तरह से दो किस्म के टेबल मेंटेन किए जा रहे होते हैं। वो इसलिए कि अगर एक फाइल एक से ज्यादा प्रोसेसेस एक्सेस कर रहे हों तो उसका सिस्टम को भी पता हो, सिस्टम लेवल पे ओपन फाइल हो, ओपन फाइल अगर अवेलेबल है तो उसको दोबारा से नहीं किया जाए, ओपन की सिस्टम कॉल नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके लिए यहाँ पे आपके पास एक काउंटर जरूर मेंटेन किया जाता है।
कि जैसे जैसे सपोज आप कहते हैं जी यहाँ पे एक आपका काउंटर है सी के नाम से, ठीक है जी। अगर सपोज पहला प्रोसेस इसको ओपन करता है तो आप इसको काउंटर को 1 कर देते हो, फिर दूसरा प्रोसेस इसको एक्सेस करता है तो आप इसको 2 कर देते हो, फिर तीसरा प्रोसेस इसको ओपन करने करता है तो आप 3 कर देते हो इस काउंटर को। यानी कि ये रिकॉर्ड मेंटेन रखना है कि कितने प्रोसेस ने अभी ये फाइल ओपन की हुई है, कितनी एप्लीकेशन ने ये फाइल ओपन की है। Counter of number of times a file is opened to allow removal of data from open file table when last process closes it. क्योंकि हम कहते हैं कि जब भी कोई प्रोसेस फाइल्स को क्लोज करता है तो डेफिनेटली ये आपके प्रोसेस टेबल से फाइल निकल जाएगी, लेकिन अगर ज्यादा प्रोसेसेस ने ओपन किया हुआ तो हमारा ये काउंटर 3 पे जो है वो बताएगा कि अभी ये आपने ओपन प्रोसेस टेबल से ये फाइल नहीं निकाली। डेफिनेटली जब कोई पहला प्रोसेस किसी एक ने इसको क्लोज किया तो इसकी ओपन काउंटर की वैल्यू डिक्रीज होकर 2 हो जाएगी, फिर दूसरे ने इसको क्लोज किया तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होकर 1 हो जाएगी, फिर तीसरे ने भी अगर इसको क्लोज किया तो इसकी वैल्यू काउंटर की 0 हो जाएगी। तो ये चेक किया जाए कि अगर आपके फाइल ओपन काउंटर की वैल्यू 0 है तो तब आप कहते हो कि इसको अब आप ओपन प्रोसेस ओपन फाइल टेबल से निकाल दो। अब यहाँ पे आपके एक्सेस राइट्स हैं, ये भी आपके पर प्रोसेस एक्सेस मोड इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड किए जाते हैं। जो आपका पर प्रोसेस टेबल है उसमें आपके एक्सेस राइट्स को बताया जाता है। जी नेक्स्ट हम देखते हैं ओपन फाइल लॉकिंग। क्या आप फाइल को लॉक कैसे कर सकते हैं? दूसरा हमने फाइल लॉकिंग पहले पढ़ चुके हैं कि लॉक्स रीड राइट लॉक्स पढ़ चुके हैं कि जब एक प्रोसेस आपका राइट कर रहा हो दूसरा कोई रीड ना कर रहा हो। लेकिन ये हमने एक शेयर कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि जब 2 से ज्यादा ये 1 से ज्यादा प्रोसेस रीड करना चाहें तो वो अलाउ करें हम, क्योंकि रीड करने में कोई इशू नहीं है। लेकिन जब कोई एक राइट कर रहा है तो कोई दूसरा रीड ना कर सके, जब एक कोई राइट कर रहा हो तो दूसरा राइट भी ना कर सके, ठीक है जी। तो ओपन फाइल लॉकिंग का आपका जो कॉन्सेप्ट है, some operating system and file system similar to read writer locks, shared lock similar to reader lock। जिस तरह से हमने रीडर लॉक पढ़ा कि आपका to a reader log in that several process can acquire the lock concurrently। एक से ज्यादा आपके प्रोसेस जो है वो लॉक कर सकते हैं। सपोज आप कहते हैं जी कि प्रोसेस P1, अगर इसी डायग्राम को हम देखें तो आप कहते हैं जी प्रोसेस P1 रीड करना चाह रहा है किसी फाइल के ऊपर, P1 प्रोसेस रीड करना चाह रहा है फाइल के ऊपर, तो ये आपका क्या है रीड लॉग या शेयर्ड लॉग एक्वायर कर लेगा। फिर दूसरा कोई और प्रोसेस इसको रीड करना चाह रहा है वो भी इसको एक्वायर कर लेगा, फिर तीसरा प्रोसेस इसको रीड करना चाह रहा है वो भी लॉग एक्वायर कर लेगा। अब जब तक ये तीनों प्रोसेस रीडिंग का फंक्शन खत्म नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका लॉक जो है वो रिलीज नहीं होगा, मींस कि ना आप इस पे कोई दूसरा राइट नहीं कर सकता। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट एक्सक्लूसिव लॉक सिमिलर टू द राइटर लॉक। जिस तरह से राइटर लॉक है कि एक जब प्रोसेस इसके अगेंस्ट अगर हम देखें राइटर लॉक, तो अगर प्रोसेस P1 आ गया और उसने लॉक एक्वायर कर लिया, अब ये वाला लॉक राइटर लॉक और दूसरा कोई प्रोसेस एक्वायर नहीं कर सकता। जब वो आपका ये लॉक छोड़ेगा तो फिर दूसरा कोई लॉक उसको एक्वायर कर सकते हैं, दूसरा प्रोसेस उस लॉक को एक्वायर कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो लॉकिंग है वो 2 तरह की हो सकती है, मैंडेटरी और एडवाइजरी। Access is denied depending on the logs। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लॉक करेगा अगर किसी प्रोसेस ने एक्सक्लूसिव लॉक आपका एक्वायर कर लिया है, ये मैंडेटरी लॉक की बात कर रहा हूं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी दूसरे प्रोसेस को इस फाइल को एक्सेस नहीं करने देगा। सपोज
A process require an exclusive lock on the file system dot on the file system dot log. एक फाइल है जिसको किसी एक प्रोसेस ने एक्वायर किया हुआ है. If we attempt to open system dot log from another process, suppose आपका कोई दूसरा प्रोसेस टेक्स्ट एडिटर है जो कि इसी फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी एक्सेस को प्रिवेंट करेगा जब तक कि आपका एक्सक्लूसिव लॉक रिलीज नहीं कर दिया जाता. दूसरी आपका अगर आपका लॉक एडवाइजरी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम विल नॉट प्रिवेंट द टेक्स्ट एडिटर फ्रॉम एक्वायरिंग एक्सेस टू द सिस्टम डॉट लॉग. ठीक है, आपको दूसरा प्रोसेस जो भी इस सिस्टम डॉट लॉग की फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका क्या है प्रिवेंट नहीं करेगा. स्टेटस ऑफ लॉग्स एंड डिसाइड व्हाट टू डू. प्रोसेस कैन फाइंड स्टेटस ऑफ लॉग्स. वो कहेगा कि लॉग एक्वायर किया हुआ है, अब ये प्रोग्रामर पे है तो किस तरह से प्रोग्राम करता है कि दूसरा जो कि प्रोसेस आता है उसको एक्सेस देता है या नहीं देता. यहाँ पे एडवाइजरी है, पहले केस में आपका मैंडेटरी है. नेक्स्ट आपका एक फाइल टाइप्स का दिखाया गया है कि फाइल की आपकी डिफरेंट किस्म की टाइप्स हो सकती हैं. कोई भी जो टाइप है वो उसका क्या बताती है, स्ट्रक्चर बताती है फाइल का. ऑपरेटिंग सिस्टम शुड रिकॉग्नाइज एंड सपोर्ट फाइल टाइप्स. अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ फाइल टाइप्स को रिकॉग्नाइज करता है तो फिर आपको उन्हीं फाइल टाइप्स के ऊपर एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है जो कि फाइल टाइप्स के जिनको सपोर्ट करता है. सपोज जो आपकी कॉमन टेक्निक है फॉर इंप्लीमेंटिंग फाइल टाइप इज टू इंक्लूड द टाइप एज पार्ट ऑफ द फाइल नेम. आप नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते हैं कि आपकी डिफरेंट किस्म के सिस्टम में देखते हैं कि फाइल के नाम के साथ ही एक्सटेंशन दी जाती है. अब वो एक्सटेंशन आपको क्या बता रही होती है, उस फाइल की टाइप बता रही होती है. फाइल की टाइप बताने से मुराद ये है कि उस फाइल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें डाटा कैसा है, उसमें डाटा का फॉर्मेट क्या है. यहाँ पे कुछ फाइल टाइप्स की आपको एग्जांपल शो करवाई गई हैं, जैसे कि वो कहता है एग्जीक्यूटेबल exifile.com.bin, ऑब्जेक्ट फाइल obj, सोर्स कोड .c.cc.java, ESASM असेंबली की फाइल आप समझते हैं, बैच .net, और इस तरह से डिफरेंट किस्म के फाइल नेम के साथ एक्सटेंशन बताई जाती हैं जो कि एक्सटेंशन उस फाइल की टाइप बता रही होती है. उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है आपका फाइल स्ट्रक्चर. आपकी जो फाइल टाइप्स हैं can be used to indicate the internal structure of the files. Source and object file have structure that match the expectation of the program that read them. Certain file must conform to a required structure that is understood by the operating system. Suppose the operating system requires that an executable file have a specific structure so that it can determine where in memory to load the file and what the location of the first instruction is. क्या आपके पास जितनी भी फाइल्स की टाइप्स हैं उसी हिसाब के आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आपकी इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सी फाइल किस फॉर्मेट में कहां पे स्टोर करनी है. System support multiple file structure. The resulting size of the operating system is cumbersome. क्या आपके लिए ये डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बर्डन है कि अगर आप डिफरेंट किस्म की फाइल स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है. यहाँ पे मिसाल दी गई कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके 5 डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है तो उसको 5 तरह के डिफरेंट कोड्स रिक्वायर्ड होंगे इस फाइल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए.
Some operating system impose a minimal number of file structure. This approach has been adopted in the Unix, Windows and others. वो क्या है जी कि आप डेटा को 8 बिट का एक बाइट लो. Unix consider each file to be a sequence of 8 bit bytes. No interruption of these bits is made by the operating system. मैक्सिमम आपको इसमें मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज रिड्यूस हो गया, आपको डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट किस्म की कोड्स नहीं लिखना पड़ रहे. लेकिन याद रखिएगा कि ये आपकी फिजिकल बात हो रही है कि फिजिकल डाटा आपका किस तरह से स्टोर हो. नेक्स्ट आपका इंटरनल फाइल स्ट्रक्चर है. Internally locating an offset within a file can be complicated. आप कोई एक फाइल का आइडेंटिटी देते हैं, फिर उसके बाद एक ऑफसेट देते हैं कि ये वाली आपका जो कंटेंट है ये किस एड्रेस पे होगा. This system typically have a well-defined block size determined by the size of a sector. आपके फिजिकली जो डिस्क है, जो स्टोरेज है, जो सेकेंडरी स्टोरेज है, वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, फिक्स साइज के ब्लॉक्स में डिवाइडेड है. उन ब्लॉक्स के अंदर आपका डाटा स्टोर किया जा सकता है. I/O is performed in units of one block and all blocks are the same size. It is unlikely that the physical record size will exactly match the length of the desired logical record. जो भी आपका लॉजिकल रिकॉर्ड है, जो कि हमने पहले भी एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पढ़ चुके हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे लॉजिकल जो रिकॉर्ड है वो एग्जैक्ट फिजिकल ब्लॉक के साइज के से मैच कर रहा हो. Unix operating system define IL files to be simply streams of the bytes. आपका Unix operating system कहते हैं कि आपकी सारी की सारी फाइल्स आपकी स्ट्रीम्स हैं बाइट्स की. अब हर बाइट इंडिविजुअली एड्रेसेबल बाइट्स ऑफसेट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. हर बाइट आपकी फाइल के, मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि आपके बिगिनिंग एड्रेस से आपको ऑफसेट से बताया जाता है कि कौन सा बाइट किस ऑफसेट पे पड़ा हुआ. अब यहाँ पे वही डिस्क के अंदर फ्रेगमेंटेशन की भी बात की जा रही है, फाइल के स्ट्रक्चर को बयान करते हुए कि आपकी डिस्क स्पेस इज ऑलवेज एलोकेटेड इन ब्लॉक्स. सम पोर्शन ऑफ द लास्ट ब्लॉक ऑफ द ईच फाइल इज जनरली वेस्टेड, जिसको हमने इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के केस में पढ़ा पहले भी. इफ ईच ब्लॉक वर 512 बाइट्स फॉर एग्जांपल, देन अ फाइल ऑफ 1949 बाइट्स वुड बी एलोकेटेड 4 ब्लॉक्स 2048. The last 99 bytes would be wasted. ठीक है, तो उस तरह से आपके जो 99 ब्लॉक्स होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे, जिसको हमने इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहा मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ते हुए.